दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वह नव वर्ष जो कि वैज्ञानिक है, वह नव वर्ष जो कि पाश्चात्य देशों की तरह उल जुलूल नियमों से बनाया हुआ नहीं चलता। वह हिंदू सनातन वर्ष जब आता है तो लगता है कि हाँ, सही में नया साल आया है। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जो हम आज जनवरी, फरवरी, मार्च कर रहे हैं, ये कैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों से चोरी किए गए महीने हैं। इसके अलावा बताएंगे आपको हिंदू धर्म की वह वैज्ञानिकता जो कि आपको जाननी चाहिए और सब कुछ। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, राष्ट्र कवि दिनकर दशकों पहले उन्होंने एक रचना की थी भारतीय नववर्ष पे। मैं चाहता हूं कि वो रचना आपके सामने आज रखता हूं और उसका अर्थ समझिएगा। वे लिखते हैं कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है, सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। पाश्चात्य नववर्ष पर उन्होंने लिखा था कि ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकृति दुल्हन का रूप धार जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा, युक्त प्रमाण से स्वयं सिद्धि नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। इससे बेहतरीन वर्णन नहीं किया जा सकता। इस समय आप खेतों के बीच चाहिए, कोई भी पेड़ पौधे देखिए, आपको बताएंगे कि हाँ, नववर्ष आ गया है। और जनवरी में क्या होता है हम सभी जानते। खैर, 19 मार्च 2026 ये नववर्ष की तिथि है हमारे असली वाले हिंदू नववर्ष की, अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। माना जाता है कि इस तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना को आरंभ किया था। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में इसी दिन को नववर्ष का प्रारंभ माना गया है। ये तिथि केवल एक कैलेंडर भर के बदलने से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि इस दिन कई खगोलीय घटनाएं होती हैं। और ये जो त्योहार है सिर्फ हिंदू धर्म से ही संबंधित नहीं है, वो सारे सनातनी में सभी आते हैं, बौद्ध, सिख, जैन, ये सभी आते हैं। देश के विभिन्न भागों में इसे अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ भी मनाया जाता है। कहीं से गुड़ी पड़वा कहा जाता है, कहीं उगादी कहा जाता है, कहीं नवरेह, तो कहीं साजिबू नोंगमा, पानबा, अलग अलग नामों से ये नववर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, इस हिंदू नववर्ष के विज्ञान की बात करूं उससे पहले आपको छोटी सी बात बताता हूं। इससे आप ये जो पाश्चात्य कैलेंडर चल रहा है इसकी हकीकत आप समझ पाएंगे। दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर इसे कहा जाता है और सबसे बड़ा इस पर जो सवाल उठा था वो 1582 के सुधारों के दौरान उठा था। इसमें एक नहीं बल्कि कई विसंगतियां थी और एक समय ऐसा आया कि जब इस कैलेंडर से ही 10 दिन पूरी तरह से गायब कर दिए गए। दरअसल ये कैलेंडर इतना गलत था उस समय कि ऋतुएं, त्योहार सब इधर उधर खिसके जा रहे थे। इस समस्या को सही करने के लिए पोप ग्रेगरी ने पता है क्या किया। दिन था 4 अक्टूबर 1582 और कहा कि अब अगले दिन से, जो कि 5 अक्टूबर होना था, कहा कि अब ये सीधे 15 अक्टूबर मनाया जाएगा। जी हाँ, ऐसा हुआ था। यानी लोगों के जीवन से 10 दिन ही गायब कर दिए। ये एक तरह से पैच वर्क था। समझिए ये कोई कैलेंडर है या कोई तमाशा। दोस्तों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। इस दिन पूरा आसमान बदल जाता है, जमीन बदलती है, हवा बदलती है, पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, दिन रात बराबर हो चुके होते हैं, सूरज विषु पार कर चुका होता है, चंद्रमा एक नए चक्र की शुरुआत में होता है। यानी ये कोई कैलेंडर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड खुद कहता है कि ये है असली नववर्ष। अभी इसकी वैज्ञानिकता की बात करेंगे डिटेलिंग में। उससे पहले थोड़ी चोरी की भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं जनवरी कहां से आया। दरअसल रोमन देवता थे, नाम था जेनुस। इसके 2 मुंह थे, एक आगे देखता था, एक पीछे। बस इतनी सी कहानी है जनवरी की, यानी इसी के नाम पे जनवरी रख दिया गया। आपको हैरानी होगी कि ये जो कैलेंडर था पहले ये भी मार्च से ही शुरू होता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तक इन पाश्चात्य मूर्खों ने इस कैलेंडर में छेड़छाड़ नहीं की थी, ये भी हमारा ही हिंदू नववर्ष मनाते थे। दोस्तों, सितंबर, जिसमें से सेप्टेम का मतलब 7,
या फिर सप्तम। इसके अलावा अक्टूबर जिसका मतलब 8वां, फिर आता है नवंबर मतलब 9, संस्कृत में नवम माह, फिर आता है दिसंबर यानी दशम माह, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी सप्तम, अष्टम, नवम, दशम। जो पहले 7, 8, 9, 10 हुआ करते थे उन्हें अब 9वां, 10वां, 11वां और 12वां कर दिया गया और एक राजनीतिक तारीख को नया वर्ष घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं विज्ञान की। दरअसल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वसंत विषुव के बाद अमावस्या के बाद का पहला दिन है और फिर होता है वर्नल इक्विनॉक्स। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। दरअसल ये वो दिन है जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, सूरज सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। ये एक खगोलीय घटना है। ध्यान रहे, इसे कोई कैलेंडर नहीं बनाता बल्कि ये खुद होता है, यानी बहुत बड़ी खगोलीय घटनाएं होती हैं इस दिन। इसके अलावा जो आधुनिक एस्ट्रोनॉमी है वो ये मानती है ये जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है ये एक नेचुरल रिसेट पॉइंट है पूरे साल का, यानी यही वो समय है जब पूरा ब्रह्मांड खुद यह ऐलान करता है कि यही रिसेट होने का समय है, अब नया साल आ रहा है, नई ऋतु शुरू होती है। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुकने लगता है। हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों को साथ लेकर चलता है। दोस्तों चैत्र का महीना वसंत ऋतु है। दोस्तों यह सिर्फ मौसम नहीं है बल्कि एक बायोलॉजिकल ट्रांजिशन है। पेड़ पौधों में नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, पक्षियों का माइग्रेशन पैटर्न बदलता है, आपका इम्यून सिस्टम भी नेचुरली रिसेट होता है। दोस्तों इस भारतीय गणना पद्धति को लूनी सोलर कहा जाता है। लूनी सोलर जिसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों को साथ लेकर चला जाता है और जब भारतीय नववर्ष मनाया जाता है इसी दिन वो डेट होती है जिस दिन पृथ्वी की धुरी ना तो सूर्य की ओर झुकी होती है और ना ही उससे दूर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही पूरी पृथ्वी पर दिन रात की लंबाई इस समय लगभग बराबर हो जाती है। इसी से आप ये समझ सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक बार फिर से ऐलान करता है कि हाँ यही तो है नववर्ष, सब कुछ बराबर होता है, सब कुछ रिसेट हो जाता है। ये वो समय है जब रबी की फसल पककर तैयार होती है, किसान फसल काटते हैं, उत्सव मनाते हैं। दोस्तों वैज्ञानिक रूप से इसी समय उत्तरी गोलार्ध को सूर्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा मिलना शुरू होता है, यानी धूप आती है। वैज्ञानिक से भी कहते हैं कि इस समय पृथ्वी की बैटरी चार्ज होना शुरू होती है। ये कई सारी घटनाएं हैं। अब एक जैविक विज्ञान की बात करते हैं और ये जुड़ा हुआ है मॉडर्न न्यूरोसाइंस और क्रोनोबायोलॉजी से। अब ये पुष्टि की जा चुकी है कि जब ये दिन होता है इसके बाद से हमारे शरीर में होने वाले जो केमिकल, मेंटल, फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो हमें एक नई शुरुआत के लिए तैयार करते हैं। कैसे? दरअसल सर्दियों के छोटे दिन और कम धूप के कारण हमारे मस्तिष्क में मेलाटोनिन जिससे नींद आती है वो स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे सुस्ती लगती है, आपको डिप्रेशन लग सकता है। लेकिन जैसे ही वसंत आता है और दिन लंबे होना शुरू होते हैं, सूर्य की रोशनी हमारे हाइपोथैलेमस को संकेत भेजती है और इस तरह से हमारी बॉडी भी फुल रिफ्रेश होती है, रीसेट होती है, ठीक पृथ्वी और सूर्य की तरह। ध्यान रहे जो जनवरी है उसमें आपकी बॉडी में सेरोटोनिन काफी कम होता है, लेकिन जैसे ही चैत्र आता है ये काफी उच्च हो जाता है। आपको मूड अच्छा लग सकता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। मेलाटोनिन जो जनवरी में काफी ज्यादा होता है हमारे 9 वर्ष के समय काफी कम हो जाता है। इससे आपकी सुस्ती कम हो जाती है, आप एक्टिव ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो डोपामाइन है वो जनवरी में बहुत कम होता है, लेकिन हमारे 9 वर्ष के समय और चैत्र के समय काफी ज्यादा हो जाता है। इससे आपके अंदर मोटिवेशन काफी ज्यादा आता है, आप खुश महसूस करते हैं। इसके अलावा विटामिन डी जो कि जनवरी में कम होता है, वसंत ऋतु और चैत्र के समय ये काफी बढ़ जाता है क्योंकि आपको धूप मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और आपको जबरदस्त फैक्ट बताता हूँ जो कि नासा ने भी माना है कि आपको पता है आर्यभट्ट नासा से 1500 साल आगे हैं। कैसे? आपको बताता हूँ। दरअसल 5वीं शताब्दी के जो महान खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, उन्होंने कुछ गणनाएं की थी और वो भी बिना आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किए बिना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई काल्पनिक नहीं है। दरअसल आर्यभट्ट ने जो गणना की थी उन्होंने इसको नक्षत्र वर्ष नाम दिया था। इन्होंने दिन कितने बताए थे? 365 दिन बताए थे, आज से करीब 500 साल पहले। पृथ्वी की रोटेशन की जो आर्यभट्ट की गणना थी उसमें 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड थे और जो नासा ने बताया वो 23 घंटा 56 मिनट 4.091 सेकंड है। पाई का मान जो 3.14 बताया गया था, नासा का भी वही है। जो पृथ्वी की परिधि है वो उन्होंने 39,968 किलोमीटर बताई थी, नासा लगभग इसे 40,000 बताता है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रसिद्ध ब्रह्मांड वैज्ञानी है, नाम है कार्ल सैगन। उन्होंने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में ये स्वीकार किया है कि हिंदू धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा महान विश्वास है जिसके कालखंड आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान से मेल खाते हैं।
ये कॉल सेगन का मानना है। जब 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय खगोल विज्ञान का अध्ययन किया तो वो हैरान रह गए थे। फ्रांसीसी खगोल शास्त्री थे जीन सिल्वेन बेली। उन्होंने लिखा था कि हिंदुओं द्वारा जो 4500 साल पहले जो गणना की गई थी, जिसमें सितारों की गति थी, समय था, वो आज की आधुनिक तालिकाओं से 1 मिनट से भी गलत नहीं। इसी तरह स्कॉटिश गणितज्ञ हैं, नाम है जॉन फ्लेयर। इन्होंने प्रदर्शन किया कि भारतीय पंचांग की तालिकाएं कलयुग के आरंभ की जिस खगोलीय स्थिति का वर्णन करती हैं, उसे बाद में केवल बैक कैलकुलेशन से प्राप्त करना असंभव था, क्योंकि उस समय के गणितज्ञ सूत्र इतने उन्नत नहीं थे। इसका अर्थ है कि वे उस समय वास्तव में किए गए ऑब्जर्वेशंस थे। ध्यान रहे, ये इतने सटीक थे कि आज का विज्ञान भी इस पर रिसर्च कर रहा है। और मैंने आपको पहले बताया भी कि इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं मिलता, और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से किया गया था। इससे ये समझ में आता है कि बिना टेक्नोलॉजी के हमारा हिंदू धर्म कितना ज्यादा उन्नत था। इसके अलावा और भी अनगिनत फैक्ट्स हैं और अनगिनत इसमें तथ्य हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये वीडियो आज के लिए इतना ही। ये सारे सोर्सेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जा करके पढ़ सकते हैं। उन सारे वैज्ञानिकों के यहाँ पर मैंने लिंक लगाए हैं जहाँ से मैंने लिए हैं। आप जा करके पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। सब वेरीफाइड वेबसाइट्स हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।